हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ खान प्रधान और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स की मैराथन, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए ज़्यादातर सी टेट, यूपी टेट और बाकी अदर टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ सेलेक्ट किए हैं उन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे रेशियो प्रपोर्शन है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन रेशियो से, तो मैं उसको रेशियो से भी बताऊँगा और अदर मेथड से भी बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा और जो है एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे कुछ भी यहाँ पर आपको जो है ऐसा नहीं करवाया जाएगा जो आपके कोर्स से बाहर हो। सारा कुछ आपके सिलेबस के अंदर ही है। जितने भी मैं यहाँ पर कराऊँगा पूरा सिलेबस कोशिश करूँगा कि आपका कवर हो जाए इसी में ही। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो इन अ रिलीजियस गैदरिंग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज एंड जेंट्स वॉज 3:2। कितना है? एक ऐसी रिलीजियस गैदरिंग में जो रेशियो है इसका, रिलीजियस गैदरिंग मतलब कोई भी ऐसा समारोह है, ठीक है, तो उसमें जो है लेडीज़ और जेंट्स का रेशियो कितना है? 3:2। अब ये मत बोलिएगा कोई बच्चा कि जो है सर हिंदी में क्यों नहीं लिख कर लाए, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना है रेशियो? 3:2 है। व्हेन 20 मोर जेंट ज्वाइन, जब 20 और, ठीक है, जेंट्स जुड़ जाते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फिर प्ले कर दीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं। तो मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, रेशियो मेथड से भी करवाऊंगा और एल्जेब्रिक मेथड से। तो पहले एल्जेब्रिक मेथड देखते हैं, फिर रेशियो मेथड देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया था कि लेडीज़ और जेंट्स का रेशियो दे रखा था। तो लेडीज़ हैं हमारे पास 3 और जेंट्स हैं 2। ठीक है, ये लेडीज़ हैं, ये जेंट्स हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली होता है एक तरीके से। ये 3 है इसके लिए लेडीज़ के लिए और 2 है जेंट्स के लिए। आगे क्या बोला था? 20 मोर जेंट्स इसमें और क्या हो जाते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। और रेशियो जब हटता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक्स लग जाता है। ठीक है, तो ये जगह ये हो गया हमारा एक्स और यहाँ पर 20 हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, 20 ऐड कर दिया और लास्ट में बोला रेशियो क्या हो गया? रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया का मतलब है कि जो 3:2 था वो 2:3 हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा, 9x हो जाएगा और ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x + 40। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा है ना? मैं बहुत आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल। तो ये इधर आ जाएगा, 9x में से 4x डिडक्ट होगा तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा? 5x आएगा। और 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 बचा रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 अपॉन, जब 5 से डिवाइड करेंगे हम इसे तो आ जाएगा 8। तो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी x की वैल्यू। तो हमसे पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था क्या? लास्ट में द नंबर ऑफ लेडीज़ वॉज, तो लेडीज़ कितनी? 3x थी। x की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है, कितनी है? तो 3 × 8, तो कितना हो गया? 24। कितना हो गया आंसर हमारा? 24। ठीक है, अब ये आप लोग जो है, मैंने एक तो एल्जेब्रिक मेथड से समझा दिया तो आपका आंसर तो आपको समझ में आ गया कि 24 होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे? जिसको जो मेथड समझ में आए या इजी लगता है वो एग्जाम में वो उससे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए रेशियो मेथड क्या कहता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक तरफ लेडीज़, एक तरफ यहाँ पर लिखा जेंट्स। लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो लिखवा रहा हूँ, वरना एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 3, यहाँ लिखा 2। ठीक, यहाँ पर लिखा 2, छोटा छोटा लिख दे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3:2 लिख दिया है मैंने। ये है लेडीज़, ये है जेंट्स का रेशियो है। आगे क्या बोलते हैं? कहते हैं कि 20 मोर जेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो 20 मोर जेंट्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब ये कहता है रिवर्स हो गया रेशियो, तो जो 3:2 था वो हो गया 2:3। अब आप ये बात बताइए मुझे कि यहाँ पर किसका रेशियो में, किसके में चेंज हुआ है क्वांटिटी में? तो सिर्फ जेंट्स की क्वांटिटी में चेंज हुआ है, पर लेडीज़ की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है ना? तो यहाँ पर हम लोग इसे कॉमन क्यों ना बना लें? तो कॉमन कैसे बनाएंगे कि देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 है तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो देखिए इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। तो देखिए अब ये क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसमें, ठीक। अब ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 4, वो सॉरी 4 कह रहा 6, ठीक है। ये कितना आ गया 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 6, ये कितना हो गया 9। अब आप देख रहे हैं कॉमन बन गया, ये नंबर जो है कॉमन बन गया 6। तो लेडीज़ में कोई नंबर में चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ जेंट्स तो ही ऐड हुए थे। तो वो देखते हैं हम लोग कितने ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया रेशियो, ये तो 4 से 9 तो कितना बढ़ गया था, +5 बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं यहाँ पर, +5 रेशियो के अकॉर्डिंग। पर क्वेश्चन में तो 20 दे रखा था, तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं कि 25 के कितना टाइम्स है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है ये, ठीक है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है 20, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि जो भी यहाँ पर रेशियो रहा होगा, तो उन्होंने कहा था लेडीज़ का रेशियो कितना है, लेडीज़ का रेशियो कितना है, तो 5 4 20 है ना। तो लेडीज़ का रेशियो कितना है यहाँ पर, 4 है, ठीक है। कितना है, 4 है, कितना है, सॉरी 4 तो जेंट्स का है, लेडीज़ का है हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 की मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। तो लेडीज़ का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 24। आपको जो भी मेथड समझ में आया एल्जेब्रिक वाला, आप एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हो। अगर आपको रेशियो मेथड समझ में आया तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया था 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स। कोई भी 3 ऐसे नंबर्स हैं ABC जो कि नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इनका क्वेश्चन में दे रखा है A/2 इक्वल्स टू B/3 इक्वल्स टू C/4 इक्वल्स टू ब्रैकेट 2A - 3B + 5C ब्रैकेट क्लोज अपॉन K, देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो आपसे K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। K की वैल्यू क्या है, तो आपको यहाँ पर इसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी कर सकते हैं। पर बेसिक मेथड जो होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और एग्जाम में कोई भी नहीं चाहता है कि उसका समय वेस्ट हो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जैसे जो भी नंबर इसके नीचे लिखा हो A के नीचे, ठीक है, A के नीचे जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे A इक्वल्स टू 2, जो नीचे लिखा है K तो इसी को K ही मान लीजिए, ठीक है। A इक्वल्स टू 2K। ऐसे B के नीचे जो लिखा है उसको अपने मन में ही ऐसे मान लेंगे आप। अगर जैसे ये बेसिक है बहुत ज़्यादा तो उसमें आप ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब C को हमने यहाँ पर मान लिया 4K, ठीक। अब ये सारी वैल्यू डायरेक्ट इस वाले में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × 2K - 3 × 3K, ठीक है, और प्लस 5 × 4K, 5 × 4K, ठीक है, अपॉन में K, ठीक है। अब सॉल्व करिए तो 2 2 ज़ा 4K, ठीक, -3 3 ज़ा 9K, प्लस 5 4 ज़ा 20K, अपॉन में K। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, 4 - 9, 4 - 9 के 4 के -9 के कितना हो जाएगा, माइनस का 5K। अब माइनस का 5K जब मैं 20 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना आना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 15K, ठीक है। और पॉन में K तो दे ही रखा है, तो K से K कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 15। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। वरना आपको कैसे करना पड़ता है वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कैसे करते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते, A/2 इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल लेते, T के मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसे लेते। फिर यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करते, A = 2K 2T, ठीक है। फिर ऐसे B की फाइंड करते तो B/3 लेते और उसको रेशियो इक्वल टू रखते T के। फिर इक्वल टू ऐसे निकालते, B की वैल्यू फाइंड करते तो 3T आती। फिर हम लोग ऐसे ही A B C तीनों की वैल्यू फाइंड करते, फिर इसमें पुट करते। फिर इसको भी एक जो इसके रेशियो जो बराबर ले रहे हैं T, तो इसके भी बराबर में T लिखते। तो ऐसे करके सॉल्व करते तो काफ़ी लेंथी हो जाता और हमारा
आंसर भी देर में आता। तो इसलिए हम लोगों ने कौन सा मेथड प्रीफर किया, जो कि ईजी है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में। आप इसी अप्रोच को फॉलो कीजिएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, द ए इंटरसेक्शन बी इज। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि इफ ए और बी कोई दो सेट्स हैं और जिसमें कंडीशन हमें दे रखी है ए माइनस बी ए के बराबर है, और क्या बोल रहा है, द ए इंटरसेक्शन बी इज। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा देन होगा देन ए इंटरसेक्शन बी इज। तो ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इसके लिए पहले तो आपको सेट थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए, उसका बेसिक तो सब पता ही होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो मैं भी बताऊंगा, अभी पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले बाद में इसकी मैं उसके बाद कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये था कि सेट ए, जिन लोगों को पता है वो तो खुद भी सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो को पॉज करके। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, कोई सेट ए है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सेट ए जो है उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3, मैंने कुछ भी सेट के अंदर ऐसे ही रैंडमली अपने मन से ले लिए। ऐसे बी सेट जो है उसके अंदर मैंने ले लिए आपके 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे मैंने रैंडमली ले रखे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ, ठीक है, इनका मैं डिफरेंस करता हूँ अगर, तो आगे यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए अगर मैं लिखूँगा सेट के, इस वाले सेट के 1 2 3, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर 4 5 6, ये वाला सेट अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा कि यही सेट में जो पहले वाला सेट है, ए जो सेट है और ये बी जो सेट है, तो इसमें से आपको ए सेट ही मिलेगा जिसमें आपको मिलेंगे 1 2 और 3। मतलब कि इसमें जो थे नंबर्स वो तो सब्ट्रैक्ट हुए ही नहीं इस वाले से, तो मिला क्या हमें, जो ए सेट था वही नंबर मिल गए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या था कि ये वाला इसमें से माइनस होकर आपको सेम नंबर वही सेट मिल गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप ये समझो कि जो भी इनमें कॉमन नंबर्स होंगे, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि कोई कॉमन नंबर है, अगर यही कंडीशन हम लोग फॉलो करें, यही वाली कंडीशन, जैसे क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है, कोई भी नंबर नहीं देखा, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ये चीज़ मैंने अपने मन से ले ली थी, जिससे कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नल सेट मिलेगा। ठीक है, नल मतलब एम्प्टी सेट, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे। तो आप जिन लोगों को अगर ये नहीं पता है तो वो इस वाली वीडियो से अभी इसी में ही, इसी वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे सेट थ्योरी का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी इसे मैं रेस कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, अब कितने तरीके के सेट्स होते हैं, तो हम लोग देखेंगे। एक होता है नल सेट, नल सेट, ठीक है, नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं आप इसको, और क्या बोलते हैं, सेट समुच्चय बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए नल सेट जो होता है इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इससे फाई से डिनोट कर देते हैं ऐसे। तो ये इसका मतलब हो गया नल सेट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली होगा इस तरीके से। ठीक, अब दूसरा आता है इसके बाद सिंगलेट, सिंगलेटन, जिसमें एक ही कोई भी नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, 1 लिख दिया इसके अंदर, सिंगलेटन हो गया। इसके बाद आएगा फाइनाइट सेट, मतलब इसके अंदर कोई भी फाइनाइट नंबर होंगे। ठीक, क्या होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर्स होंगे जैसे कुछ भी हो सकते हैं आपके 1 2 3, तो ये होंगे आपके फाइनाइट। मतलब फाइनाइट का यहाँ पर कहने का क्या मतलब है मेरा, कि कुछ भी हो सकते हैं पर फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। तो इनफाइनाइट साइड में कैसे दे रखा होगा, 1 2 3 ऐसे डैश 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 करके सो ऑन, मतलब ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए हमारे। अब टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद आता है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसेट्स क्या होते हैं, देखिए तो हम सबसेट्स को डिनोट किससे करते हैं, इस वाले साइन से करते हैं। ठीक, सी नहीं है ये यू को इस तरीके से बना दिया गया है, यू और नीचे ऐसे ये, तो ये सबसेट का साइन है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सबसेट होते क्या हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 और 2 ये नंबर दे रखे हैं, और बी जो है कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 ये नंबर्स दे रखे हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये कह सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि 1 और 2 किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट बी के अंदर। देखिए 1 और 2 इसके अंदर भी है, 1 और 2 इसके अंदर भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब सबसेट के अंदर फिर एक और नई कॉन्सेप्ट आता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो मैं अगर किसी के भी सबसेट निकालना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक कोई एग्जांपल ले लिया, ए है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3। ठीक है, अगर मुझे इसके सबसेट फाइंड करने होंगे तो मैं सिंपली कितने n है, n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जितने भी गिवन सेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स गिवन होंगे वही हमारे n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसके नंबर ऑफ सेट्स फाइंड सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स इसके पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई सबसेट्स की। अब इसके अंदर एक कंडीशन और आती है कि इसमें प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। अगर सेम मैं इसी क्वेश्चन को अगर ले लूँ कि a जो है इसके अंदर 1 2 3 है, ये नंबर्स दे रखे हैं, ये सेट है इसका, तो यहाँ पर मुझे अगर फाइंड करना होगा कि प्रॉपर सबसेट्स, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वही 2 की पावर 3 और माइनस 1। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 मतलब कितने आएंगे प्रॉपर सेट्स, तो 7 नंबर्स आएंगे। ठीक है, मतलब 7 सब प्रॉपर सबसेट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया इसका, वो भी समझ लीजिए। देखिए आगे अब बात करते हैं हम लोग यूनियन की। ठीक है, यूनियन जिसका साइन होता है ऐसा यू से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यूनियन का साइन कैसे, यू से। अब देखिए इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे लिखेंगे, तो कोई सेट है ए सेट है जिसके अंदर कितने कोई भी एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3 ऐसे मैंने कुछ भी इतने नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब मैंने कोई बी लिया सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे 4 5 6। ठीक है, तो यूनियन का मतलब यहाँ पर हो गया कि जितने भी, अगर मैं इसे लिखूँगा ए यूनियन बी, तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे जितने भी ए में होंगे जितने भी बी में होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ऑल नंबर्स दैट इज गिवन इन ए एंड बी। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा यूनियन। अच्छा, अब देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं उल्टे यू से। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। अब इसके अंदर देखिए, जैसे मैंने कोई भी ऐसा एक साइड लिया ए साइड था 1 2 3। अब 1 2 3 साइड के अंदर 1 2 3 साइड के अंदर मैंने लिए ए साइड के अंदर लिए 1 2 3। अब बी साइड के अंदर मैंने ऐसे कोई नंबर ले लिए 2 3 4।
ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होगा, जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे। अब आप देखकर बताइए कि कॉमन कौन से हैं। तो 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3 है, तो 2 और 3 कॉमन हो गया, तो यही हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अभी इसी में ही दो पॉइंट और रह गए हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। चलिए देखते हैं हम इसको। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आया था कि ए माइनस बी आया था, जो अभी हम लोगों ने देखा ए माइनस बी जो था। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको ये समझाया, क्वेश्चन में भी समझा दिया था, फिर से एक बार ये बता दे रहा हूँ कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कोई सेट लिया था ए, जिसमें थे 1 2 3, ठीक है, और ऐसे ही मैंने बी साइड लिया कोई, तो बी साइड लिया जिसके अंदर थे एलिमेंट्स आपके 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 4। अब यहाँ पर मैं जब इसी को सॉल्व करूँगा यहाँ पर, ठीक है, इसका डिफरेंस को, ये डिफरेंस को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं देखूँगा यहाँ पर कि जो भी यहाँ कॉमन नंबर्स के जो नंबर इसमें कैंसिल हो रहा होगा, जैसे 1 2 3 मैंने ये लिख दिए, ठीक है, माइनस माइनस का साइन 2 3 और 4। अब आप मुझे देखिए बताइए यहाँ पर, देखिए कौन कौन से नंबर माइनस हो रहे हैं। तो 2 और 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1, क्या मिलेगा हमें 1। ये नहीं लिखेंगे, इसका नहीं, क्योंकि माइनस हमने इसमें से किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो कैंसिल हो जाएंगे वो तो यहाँ से कैंसिल हो गए, और जो बचा यहाँ पर 1 बचा, तो ये हमें क्या मिला 1 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं। अब एक पॉइंट इसको और समझ लेते हैं हम लोग, रह गया जो, इसे रेस कर देता हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं इसका, एक आता है पॉइंट ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का। तो इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डैश लगा देते हैं ऊपर, ए बी को, मतलब किसी के ऊपर भी ऐसे डैश लगा दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है वो। तो कॉम्प्लीमेंट किसी का भी कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में से हम लोग, तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको कि अगर मैंने ए डैश निकाला है, ठीक है, ए डैश अगर निकाला है किसी का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए के जो एलिमेंट्स थे वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। एग्जाम्पल के लिए कोई यूनिवर्सल सेट था जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो क्या थे, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कुछ एक सेट जो लिया, ए ले लिया, तो इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया आपके 2 3 4, ठीक है। अब मैं जो है अगर ए डैश निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा, तो ए डैश निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यूनिवर्सल सेट में से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, और सब्ट्रैक्ट 2 3 और 4। अब आप बता सकते हैं, मैंने सब्ट्रैक्ट वाला रेफरेंस वाला आपको रूल सिखाया था, तो जो बचे हैं सेट में से, तो 2 3 4 हटाकर जो भी बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आ गया 1 5 एंड 6, ठीक है। तो आगे हमारे पास 1 5 और 6, तो ए डैश क्या मिला हमें 1 5 एंड 6, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक आता है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी अगर आप फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी का डैश अगर फाइंड करेंगे, तो ये क्या होगा, ए
तो आप ऐसे लिख लीजिए n नो द नंबर ऑफ, ठीक है, n और a डैश और ये इंटरसेक्शन b डैश, ऐसे ये फर्स्ट लॉग है इसका, और ऐसे ही n a इंटरसेक्शन b का हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। तो ये दोनों आपके फॉर्मूला और डी मॉर्गन्स लॉ के। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने जो है इसके यूनिट की सेट थ्योरी के आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी उनके समझते चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus bx plus c equals to 0 are two consecutive integers then b square minus 4ac is। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कोई भी एक इक्वेशन दे दी है और उसके रूट्स जो हैं कोई दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और आपसे पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो अगर जिन लोगों को आता है ये क्वेश्चन सॉल्व, आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन, तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और मुझे ये कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए। और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं अभी यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, और उससे पहले आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बता दूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन है वो हमने यहाँ लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब एक जो अब इसको रूट्स के फॉर्म में लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी की जगह यहाँ होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स, ये होते हैं सम ऑफ रूट्स, प्लस यहाँ आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जो यहाँ पर दे रखी है हमको। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, रूट्स जो हैं वो टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। लेट, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट टू रूट्स, ठीक है। आप एग्जाम में लेट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने टू रूट्स लेट कर लिए, तो वो हैं n और n प्लस 1, ठीक है। तो हमने दो रूट्स लेट जो किए वो इस तरीके से n और n प्लस 1। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब यहाँ पर b की वैल्यू एक तरीके से, तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। चाहें तो आप ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के, सम ऑफ रूट्स हैं ये, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो b की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, सम कर देंगे इनका n प्लस 1, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2n प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से कंपेयर कर लिए, c की वैल्यू, c क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो c क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। c क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों रूट्स का, तो n मल्टीप्लाई n प्लस 1। अब जब आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, n की मल्टीप्लाई n से होगी तो हो जाएगा आपका 2n क्यों होगा, यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4c सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से वैल्यू उठाइए, b की वैल्यू उठाइए 2n प्लस 1 और c की वैल्यू उठाइए n स्क्वायर प्लस n। तो b की वैल्यू क्या है, 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिए तो 2 इसका हम लोग होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 2a भी होता है तो 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 2 हो जाएगा आपका 4n, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर -4 की, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर और माइनस का 4n। देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, देखिए ये 4n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 4n इस माइनस के 4n से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया है? और इसका कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैसे इसके रूट्स वगैरह निकालते हैं, क्या होता है, और वो धराचार्य फॉर्मूला वो भी सिखा दूंगा मैं आपको इसी में। और साथ ही साथ जो सम ऑफ रूट्स और ये वाली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली कंडीशन है वो भी सिखाता हूँ। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। देखिए, तो श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अपॉन में 2a। तो आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर फाइंड करने हैं आपको, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से। देखिए, तो श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है, इससे हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो मैंने इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोई भी ऐसे रैंडम मैंने इक्वेशन ले ली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, क्योंकि इसके पास में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो ही a होगा, है ना। तो क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ये, तो इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, एक्स का कोफिशिएंट b होगा, c होगी हमारी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5x, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, हमें तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। यहाँ पे माइनस का 5 लिख लेता हूँ मैं। देखिए, हमें तीनों वैल्यू मिल गई ए बी सी की। अब आप ए बी सी की वैल्यू मिल गई है तो इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स में, तो एक्स इक्वल्स टू, तो हमें सारी वैल्यू रख देनी है यहाँ पर। तो माइनस का b, और यहाँ पर हमने रख दिया माइनस का 5। ठीक है, माइनस का साइन जो ऑलरेडी लगा था वो, और यहाँ पर b की वैल्यू रख दी है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो हम -5 का स्क्वायर कर देंगे, और -4ac। तो 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 6। ठीक है, अंडर अपॉन में आ गया आपका 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख दी। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया 5, एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट। अब ये प्लस माइनस क्या है वो भी अभी बताऊंगा। देखिए, अब ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 6 ज़ा 24, ये कितना हो गया, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में आ गया 2, ये कितना आया 25 माइनस 24, तो बचेगा 1। अंडर रूट में 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1 ही होगा। तो अपॉन में 2 है, और 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ से हमें दो रूट्स मिलते हैं। दो रूट्स कैसे मिलते हैं, तो देखिए, एक बार हम लोग x इक्वल्स टू लिख लेते हैं 5, एक बार प्लस लिख कर मान का सॉल्व कर लेते हैं। एक बार x इक्वल्स टू में एक बार हम लोग इसमें माइनस लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दो हमें रूट्स मिलते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, तो 5 + 1 आ गया 6 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 - 1 4 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें कितनी मिली वैल्यू, एक x की 3 मिली, यहाँ से हमें कितनी मिली वैल्यू, 3 की 2 मिली। तो आपने देखा, इस तरीके से हम लोग श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला जो है वो लगाकर हम लोग किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के अंदर कैसे हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करें। रूट्स वाली कंडीशन जो अभी मैंने समझाई है आप लोगों को, वो किस तरीके से यूज़ होती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग देखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको लिख कर दिखाई रूट्स वाली कंडीशन। तो उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर आएगा आपका x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा, सम ऑफ रूट्स जो होता है ना, ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स जो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, हम लोग लिख लेंगे इसको माइनस का b अपॉन a।
ये किसके बराबर होता है, माइनस का b अपॉन ए के बराबर होता है। और अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है आपका c अपॉन ए। इन चीज़ों का आप नोट करते जाइए, ठीक है। ये चीज़ें आपको काम आएंगी एग्ज़ाम में, तो आप नोट करते जाना इन सारी चीज़ों को। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये होता है सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं आपके c अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट, इसे भी समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी की जो यहाँ पर अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे हमने कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो इसकी वैल्यू ये क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है आपका डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का टाइप क्या होगा। तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 3 कंडीशन होगी, डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो इसमें जब 0 से बड़ी होगी तो हमें क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट रूट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट होंगे और डिफरेंट होंगे। और 0 की कंडीशन पर जब डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे इक्वेशन मैंने अभी सॉल्व करवाई थी कि बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने और सी की वैल्यू निकाल के रख दी, ए की वैल्यू निकाल कर पुट करके हम लोग ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रियल रूट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, रियल तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे। रियल रूट्स होंगे और कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। और ये लास्ट वाले जो है कंडीशन, उसमें क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आप लोग का एक इक्वेशन मैं कंडीशन ले लेता हूँ, वही जो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन ली थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मैंने ये इक्वेशन ले ली। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू लगाइए। तो देखिए, अभी मैंने आप लोग को वैल्यू लिखना सिखाया था कि a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 5 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। अब ये आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो। डी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन के लिए क्या आएगी, तो आप लगाइए, तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 का स्क्वायर और माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और ये सी कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिली वैल्यू, 25 माइनस 24, तो ये मिल गया हमें वैल्यू 1। तो इसका मतलब डी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब 0 से बड़ी है। तो इसके रूट्स कैसे मिलेंगे हम लोगों को, अभी देखा था 3 और 2 मिले थे, तो दोनों कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे और डिफरेंट रूट्स थे और रियल रूट्स थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है, इसी कंडीशन से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि रूट्स किस तरह के होंगे, उनका क्या टाइप होगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट समझा दिया और ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को बता दिया। तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी ही चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 13 एंड 1989 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 1989। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 117, उसमें से एक नंबर कोई है जो 117 दे रखा है, द नंबर द अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर पूछना है, ठीक है। किसी भी दो नंबर का क्या है, एचसीएफ दे रखा है हमें 13 और एलसीएम दे रखा है 1989, तो इसमें से एक नंबर हमें दे रखा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो कोई दो नंबर हैं तो उसमें से हम लोग एक नंबर को लेट कर लेते हैं अपने मन से, ठीक है, x मान लेते हैं, और दूसरा नंबर है 117 दे रखा है हमको। अब एचसीएफ कितना है, 13 है, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, 1989 है,
ठीक है। तो x इक्वल्स टू ये जो 117 नीचे चले जाएगा 13 इंटू 1989 अपॉन में 117। अब 13 की टेबल में कितनी बार में आता है, 9 टाइम्स में जाता है, तो 13 9 ज़ा 117। ठीक है। तो अब 9 से कैंसिल करें, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 बचा 1, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 9 1 ज़ा 9। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 221। तो आंसर नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा आंसर, हो गया 221। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सर्वे इज 40। तो किसी सर्वे में जो है देखा गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी सर्वे में जो आया है कि 40 आया। ठीक है। और इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशंस, तो कुछ ऑब्जर्वेशन थे, मतलब कुछ नंबर्स थे, ठीक है, उनका जो सर्वे किया गया तो उनका जो है मीन वो हमें कितना मिला, सर्वे में कितने नंबर्स थे उस ऑब्जर्वेशन में, 40 नंबर्स थे। तो मीन जो निकाला गया पहले 10 ऑब्जर्वेशन का कितना आया, 4.5 आया, और एंड दैट ऑफ रिमेनिंग इज 3.5। और जो बचे हुए नंबर्स थे 40 में से थे, ठीक है, पहले 10 का तो कितना आया, 4.5 आया, बाकी बचे वालों का 3.5 आया। देन द मीन ऑफ द होल सर्वे इज, तो आपसे मतलब पूरे सर्वे का आपसे क्या पूछ रहे हैं, मीन पूछ रहे हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन क्या होता है, आपसे एक तरीके से एवरेज पूछ रहे हैं उन नंबर्स का। तो सबसे जो हमें कंडीशन दे रखी है पहले उससे हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट 10 नंबर्स का हमें क्या दे रखा था, एवरेज एक तरीके से दे रखा था, जिसे हम कहते हैं मीन। ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पहले 10 नंबर का हमने निकाल लिया। ठीक है। तो शुरुआत के पहले जो है 10 नंबर्स का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमने n मान लिया। ठीक है। तो n को हमने क्या किया, 10 से डिवाइड करेंगे, यही तो करते हैं ना कि टोटल नंबर जितने भी थे, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर्स। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, हमें हमको दे रखा है 4.5 दे रखा है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10, तो जब हमने 10 से इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल गई 45, मतलब शुरुआत के जो पहले नंबर है उनका सम कितना हो गया, 45 हो गया। अब आगे के जो नंबर है उनका सम निकालें तो उसमें मैं m लेट कर लेता हूँ, और इसे मैं कैसे डिवाइड करूंगा, जो कितने नंबर, अच्छा 40 थे टोटल, और उसमें से कितने बचे होंगे, 10 तो हम लोगों ने निकाल लिए, 10 नंबर्स का सम, तो बचे कितने, 30। तो 30 से डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 3.5 रख देंगे। अब m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई में 30। इसे सॉल्व कीजिए, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 5 15, 1 गया कैरी, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा 10, तो 105 आ जाएगा। ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 105। अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। ठीक है। तो n प्लस m कर देंगे इस तरीके से, तो 45 प्लस आपको क्या निकालना है, होल सर्वे का हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है एक तरीके से। तो 45 और यहाँ पर 105 का हमने सम किया, टोटल नंबर्स कितने थे, 40 थे, तो 40 से ही डिवाइड कर दिया। देखिए कितना आया ये, 45 प्लस 105 किया हमने तो कितना हो गया, 150। 150 डिवाइडेड बाय 40, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से मैंने से कैंसिल किया तो 4 3 ज़ा 12, बचा कितना 3, तो 4 7 ज़ा 28, ठीक है, फिर बचा कितना 2, तो 4 5 ज़ा 20, तो 3.75 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है 3.75 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देयर आर द 50 नंबर्स, each number is subtracted from 53 and the mean of the number so obtained is minus 3.5। the mean of the given numbers is a b c d, आपको दे रखे हैं ऑप्शंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 नंबर्स हैं कोई भी, और उसमें क्या है कि हर नंबर जो है, जो एक एक नंबर को क्या किया गया है 53 में से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो पूछ रहा है कि जो मीन हमें जो मिलेगा उससे, तो हमें इतना मिला माइनस का 3.5, तो मीन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पूरे उस सब का। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक तो ट्रिक भी होती है और एक इसका लेंथ सॉल्यूशन होता है। लेंथ सॉल्यूशन ना बताकर मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ
कैसे आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है सॉल्यूशन, तो सीधा ट्रिक से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा होगा जिसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे सारे नंबर्स, उसको आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि जो भी नया मीन आएगा, जो भी नया मीन आएगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। तो जो भी ऑब्जर्वेशन के साथ ऑपरेशन लगाया जा रहा है वही ऑपरेशन सिंपली जो नया मीन आएगा उसके साथ भी लगाया जाएगा। क्यों, क्या करा जा रहा था, ऑपरेशन क्या था कि 53 जो है 53 में से ही सारे नंबर सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो मीन भी सब्ट्रैक्ट होगा, किसमें से 53 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो उसको किसके बराबर रखेंगे, जो हमें ऑब्टेंड हुआ है मीन, तो माइनस का 3.5 ये हमें ऑब्टेंड हुआ था। अब इसके बराबर रखा तो एम को इधर शिफ्ट कर दिया, 3.5 को इधर ले आइए, तो 53 माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 56.5। अब आप चेक कर लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में ये आ रहा है, तो ए बी सी किस में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में 56 पॉइंट आ रहा है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, तो 10 ऑब्जर्वेशन 5, 9, 14, 15 x प्लस 1 और 2x माइनस 3, 26, 30, 32, 34। ये कुछ आपको 10 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। 10 नंबर्स दे रखे हैं, आर रिटन इन एन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं छोटे से बड़े में। द मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे पहले आपको अगर ये मीडियन निकालना नहीं आता है तो मीडियन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक ऑड नंबर्स के लिए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन है, जितने भी नंबर आपको दे रखे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ ऑड हो, अगर ऑड हो तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, तो फॉर्मूला होता है ऑड के केस में सीधा हम लोग n+1 अपॉन 2th, n+1/2th जो है, जो भी होगा जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आप अगर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है, मतलब ऑड नंबर में आ रहा है। तो ऑड नंबर में तो हम लोग 5 + 1 यहाँ पे करेंगे, तो कितने नंबर्स हैं, 5 हैं, तो 5 + 1 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे और इसको लगा देंगे TH। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2, तो मतलब थर्ड जो नंबर मिलेगा वही आपका मीडियन होगा। तो हमें यहाँ से थर्ड नंबर मिला 1 2 3, तो 23 जो होगा इसका सही आंसर होगा। पर इसका आंसर सही नहीं है, ये नहीं समझिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन। ये कितने हैं, 10 है, तो ये इवन वाला केस लगेगा। तो इवन वाले केस में हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो उसका भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। पहले से अगर नोट कर लिया हो तो सही है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होते हैं तब क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है इसका n/2th प्लस n/2 + 1 अपॉन में 2। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब आपको क्या करना है, जैसे 10 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 10/2 प्लस 10/2 + 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5, और यहाँ से मिलेगा हमें 6/2, ठीक है, 5 प्लस, और यहाँ से हमें क्या दिखना है, देखिए अब हमें यहाँ पर करना क्या है वो चीज़ देखिए। तो 10 मतलब फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। अब पहले तो हम फिफ्थ नंबर ढूंढते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ नंबर है, तो फिफ्थ नंबर लिख दीजिए x+1 प्लस, अब ये सिक्स्थ नंबर ये है, तो यहाँ पर सिक्स्थ नंबर लिख दीजिए 2x - 13।
अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना दे रखा था हम लोग को मीडियन यहाँ पर, द मीडियन ऑफ द डाटा इज 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसे सॉल्व करिए तो जाएगा 3x और ये प्लस का 1 और माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल्स टू 4। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 48 और सबसे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा प्लस का 12। अब 3x, तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा, कितना आएगा देखिए बताइए, 60 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 20, यही हमसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 20। तो इससे मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट भी बताया थी, इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, मीडियन का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, this area of cylinder is, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। मतलब एक ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम कट करना है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम कट कैसे करना है, एक सॉलिड क्यूब से जिसकी एज है 14 सेंटीमीटर। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उस क्यूब में वो जो है फिट हो सके सिलेंडर। तो यहाँ पर जो उसकी डायमीटर होगी वो उसके एज के बराबर होगी, इसकी क्यूब के, ठीक है। तो इसमें होगा डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होने चाहिए, एज ऑफ अ क्यूब, एज ऑफ ए क्यूब। और दूसरी चीज़ हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल होने चाहिए एज ऑफ अ क्यूब के, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होने चाहिए, तभी हम मैक्सिमम वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायमीटर, इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना जाएगा, जितनी एज है, एज कितनी है 14 है, और यहाँ से हाइट भी हमने निकाल ली थी, हाइट भी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं रेडियस फाइंड कर लेता हूँ, r इक्वल्स टू आ जाएगा 7 और हाइट हमारी कितनी हो गई 14। अब फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, तो टी एस ए, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टी एस ए ऑफ सिलेंडर। टी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, वो फिलहाल फॉर्मूला आप इतना समझ लीजिए, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा दी हमें 22/7 और आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 7, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो 14 + 7 सॉल्व करिए, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा कितना, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 14 + 7 हो गया हमारा 21। इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 22 के मैंने कहा था 44 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो साइड में कर लेते हैं कहीं, 44 को 21 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 4 और 2 2, जब 4 ये हो जाएगा 6 264। तो आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
44 cows can graze a field in 9 days. How many less or more cow will graze the same field in 12 days? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 44 काव जो है किसी फील्ड को चरती हैं, ठीक है। ग्रेज करना मतलब चरना, 9 दिन में चरती हैं। तो वही कह रहे हैं हाउ मैनी डेज में लेस या मोर, ज़्यादा या कम, काव विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 डेज। तो 12 दिनों में कितनी ज़्यादा या कम गायें, ज़्यादा या फिर कम गायें जो हैं वो सेम फील्ड को 12 दिन में क्या करेंगी, ग्रेज करेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा कि आपसे जो है नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू होता है कितने, नंबर ऑफ मैंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो 44 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे इसको, और मल्टीप्लाई कितना है 12 दे रखा है हमको, यहाँ से सॉल्व करिए। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ये कैंसिल हो गया। 4 से यहाँ कैंसिल कर दिए 11 बार में, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 33। तो x की वैल्यू हमें 33 मिल गई है। अब कितनी, तो 44 पहले काउ थी, अब उसमें से कम कर दो जितनी आ गई 33 काउ जो है 12 डेज में उसको ग्रेस कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा आंसर नंबर 11, आंसर मिल जाएगा 11। तो 11 लेस काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 11 लेस, लिख देंगे लेस काउ, ये आपका आंसर हो जाएगा 11 लेस काउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और क्वेश्चंस लेकर आऊँ और इसी पे और हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाऊँ अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मेरे कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन भी मिलेगा अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे इसमें। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।